हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर दलवीर सिंह साहब ने एक कमेंट किया है और रिक्वेस्ट किया है कि इसमें मैं वीडियो बनाऊं। और 3 चीज़ इन्होंने उसमें पूछी हैं। प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन रैंक वेटेज। एक तो उन्होंने बोल रहा है रैंक वेटेज पर वीडियो बनाइए। डीलिंकिंग 33 ईयर सर्कुलर 568 सर्कुलर की बात कर रहे हैं। एक्स ग्रुप डिप्लोमा जो अभी 6200 वाले की साथ ये बात कर रहे हैं। पेंशन सर्कुलर 430। डॉक्टर दलवीर सिंह साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा जो रैंक वेटेज की जो आप बात कर रहे हो तो 430 सर्कुलर रैंक वेटेज पर आधारित है और 501 भी रैंक वेटेज पर आधारित है। ऊपर साइड में दे भी रखा है, ये यहाँ नहीं दिया है मैंने। और जब हम रैंक वेटेज की बात करते हैं, सर्कुलर 430 की बात करें या 501 की करें, तो दूसरे शब्दों में हम इसको नोशनल मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। और जब डीलिंकिंग 33 की बात कर रहे हैं तो हम मिनिमम फिटमेंट टेबल की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। और जब हम किसकी 430 की बात करते हैं तो ये नोशनल मैक्सिमम जो 33 ईयर्स का दे रखा है, हम इसकी बात करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आखिरकार ये बातें आई कहाँ से। आपको पता है 6वां वेतन जब आयोग आया था 2008 में सितंबर में, तो उन्होंने पेंशन का जो प्री 2006 के लिए था एक फॉर्मूला सुझाया था कि जो वर्तमान पेंशन है उसको 2.26 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए या लास्ट पे दोनों का 50%। क्योंकि 6वें वेतन आयोग में जो क्वालिफाइंग सर्विस थी पेंशन के लिए, लास्ट पे दोनों का 15% 15 साल में कर दिया गया था। अब इन्होंने वो पोस्ट 2006 के लिए तो लागू कर दिया, लेकिन प्री 2006 के लिए लागू नहीं किया। लेकिन सीपीसी ने कर दिया, गवर्नमेंट ने कर दिया, लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने खेल खेला और जो मिनिमम फिटमेंट टेबल थी इनको भी इन्होंने 33 साल का कर दिया। अब मिनिमम फिटमेंट टेबल क्या थी? 6वें वेतन आयोग ने यह कहा था और भारत सरकार की कैबिनेट ने मंजूर किया था कि पेंशन जब आप 2.26 से मल्टीप्लाई करो या लास्ट पे दोनों का जब 50% निकालो तो किसी भी हालत में पेंशन आपकी मिनिमम फिटमेंट टेबल के 50% से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें 33 का फॉर्मूला नहीं लगा हुआ था। अब इसको 12,240, 12,850 इनका जब आधा करोगे ध्यान से आप आ जाएंगे। अब मैं आपको इसको लेके चलूंगा नाइस वेयर का 18,340, यानी कि नाइस वेयर की पेंशन चाहे वो 1 साल का था, चाहे 15 का था, चाहे 20 का, चाहे 21 का था, किसी भी हालत में 9,170 से कम नहीं होगी। और ये पेंशन कम से कम 21-22 साल तक गई थी। क्योंकि उसके बाद में, क्योंकि ये वेटेज वाला मैटर था, जो ज़्यादा सर्विस कर गया था वो 33 के नज़दीक पहुंच गया था, तो उनकी कुछ की इससे ज़्यादा भी हो गई थी। तो ये था आपका डीलिंकिंग 33 ईयर्स। इन्होंने क्या किया, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने, कि इसको भी 33 साल का कर दिया प्री 2006 के लिए। इसका एक केस कोर्ट में गया, केरल में गया था शायद, और वहाँ केस लड़ा गया था। और क्योंकि ये जो केस किया था कोर्ट में, तो कोर्ट ने यह कहा था कि जो लोअर फंक्शनरीज हैं यानी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यदि कोई चेंज करते हैं 7वें वेतन आयोग में तो वापस वो कैबिनेट को जाना चाहिए। लोअर फंक्शनरी को अधिकार नहीं है कि इसको किस प्रकार कर दी जाए। और इन्होंने जो डीलिंकिंग और ये केस लड़ा गया डीलिंकिंग 33 ईयर से। और जब डीलिंकिंग 33 ईयर्स हो जाएगा प्री 2006 के लिए, तो ऑटोमेटिक 15 साल में उनको लास्ट पे उनका 50% मिल जाएगा। और ये जो डीलिंकिंग 33 था, इसका एक सर्कुलर आया था 568 में जो पेंशन थी वो मिनिमम फिटमेंट टेबल का 50% था। और वो उससे कम सर्विस नहीं हो, पेंशन नहीं होगी, ज़्यादा हो जाएगी, चाहे वो 1 साल का था और चाहे वो 33 साल का था। ये तो था आपका डीलिंकिंग 33 ईयर्स। यानी इन्होंने जो 6वें वेतन आयोग ने 15 साल में क्वालिफाइंग सर्विस रख दी थी, लास्ट वेतनों का 50%, उसको भी 33 साल का कर दिया था प्री 2006 वालों के लिए। और उसको केस को ले गए डीलिंकिंग के नाम से, 33 के नाम से। अब इनको या डीलिंकिंग 33 को अबॉलिश किया ये कह लीजिए, या मिनिमम फिटमेंट टेबल का 6वें वेतन आयोग के अनुसार या भारत सरकार के अनुसार मिला तो ये कह लीजिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे ही ये मिनिमम फिटमेंट टेबल का 50% लागू किया तो पहले इन्हें स्वीकृत तो कर दिया। स्वीकृत करने के बाद उनको पता चला कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा आर्मी वालों को और खास करके एयरफोर्स वालों को। अब स्वीकृत करने के बाद इनको लगा ये तो बहुत बड़ा पंगा हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे एक नायब सूबेदार है 15 साल का, तो इसकी मिनिमम पेंशन थी 9,170 थी, इससे कम नहीं हो सकती थी।
लेकिन इसको मिली कितनी 2.26 से 5,260, लगभग 4,000 रुपये का फायदा था। भारत सरकार बचा करके बैठ गई और ये एक प्रकार का, मैं तो यही कहूँगा, पेंशन घोटाला था। फिर इसको कवर करने के लिए इन्होंने एक और CSC कमेटी बिठाई, कैबिनेट सेक्रेटरीज कमेटी बिठाई। उस कैबिनेट कमेटी में यह कहा गया था कि 5वें वेतन का जो अपर एंड है और जो करस्पोंडिंग एंड है 6ठे वेतन, उसके से पेंशन का कैलकुलेशन किया जाए। तो वो तो इन्होंने नहीं किया। हाँ, अब ये बता दूं मिनिमम फिटमेंट टेबल निकला कहाँ से, पहले तो ये बता दूं। जैसे ये मैंने ये लिया आपका नायब सुधार का 5,770, 5,770 को 1.8 से मल्टीप्लाई किया, उसमें 4200 आपके ग्रेड पे के जुड़े, 2000 MSP के और 1400 XP के, और ये बना 18,332। आगे ले जा करके इसको राउंड ऑफ कर दिया गया 18,340। ये सर्कुलर 568 में इसका 50% आपको पेंशन मिला। और जो अपर एंड था इसका, जो 5वें वेतन आयोग का 8,290, इससे निकले थे नोशनल मैक्सिमम। अब क्योंकि JCO का तो शायद 34,000 के आसपास था, लेकिन उन्होंने दूसरे प्रकार से निकाले। उन्होंने 8,290 को 1.86 से किया, वही फॉर्मूला लगाने के बाद ये बैठा इनका 23,020, और ये 430 और 501 सर्कुलर में है। और ये आपका जो 33 साल का दे रखा है, इस 33 साल की पेंशन बनी थी नोशनल मैक्सिमम में, और इसमें जोड़ा गया था वेटेज। वेटेज मतलब सिपाही के लिए 12 साल, पहले 10 साल था, बाद में मैं तो 501 का ही बताऊंगा, क्योंकि 430 और 501 दोनों एक ही है। तो 501 में सिपाही को 12 साल, नायक को 10 साल, हवलदार को 8 साल और JCO को 5 साल जोड़ करके ये पेंशन निकाली गई थी। ये था आपका रैंक वेटेज, या आपको नोशनल मैक्सिमम कह लीजिए, या आप इसको सर्कुलर 430 और 501 कह लीजिए। जब ORP आई थी तो उस समय आप 430 और 501 सर्कुलर से पेंशन ले रहे थे, और आपका 555 सर्कुलर बाद में आया था जो बेनिफिशियल था। इसका मतलब ये हुआ कि ये नोशनल मैक्सिमम की जो डिमांड कर रहे हैं FVA वाले, वो गलत है, क्योंकि जो सर्कुलर है ORP का उसमें ज़्यादा फिगर है और उसमें कम है। हाँ, इतना जरूर है, जो व्यक्ति 28 साल की सर्विस करेगा तो उसकी नोशनल मैक्सिमम की फिगर और ORP की फिगर लगभग बराबर बैठेंगी, कोई अंतर नहीं आएगा। अब क्योंकि इसमें जो एवरेज था वो इसका मैक्सिमम और मिनिमम का था, तो ORP 1 में इन्होंने जो एवरेजेज लिए थे वो सही प्रकार से लिए थे, क्योंकि आर्मी में 2 प्रकार की भर्ती होती है, एक डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट हवलदार में होती है, नायब सुधार में होती है, और डायरेक्ट और लोग प्रमोटी का लोग है, सही प्रकार से लोग है तो पेंशन तो फिर भी बढ़ेगी और ORP 2 में बढ़नी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने ORP 2 में प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन नहीं किया, इसलिए इनका सारा का सारा खेल बिगड़ा हुआ। अब हम चलते हैं यहाँ से, देखो ये है सिपाही एक्स, तो इसका 36 ऐसे मिनिमम फिटमेंट टेबल निकाला, ये बना इसका 12,240। ये आपका डीलिंकिंग 33 ईयर्स है, 568 सर्कुलर। इसकी आधी जो है आपके 568 सर्कुलर में दे रखी है। उसी प्रकार नायक का 3700 दे रखा है, इसका 12,850 वहाँ दे रखा है, हवलदार का 400,150 दे रखा है, इसका जितना बनता है वो दे रखा है। और ये सारी की सारी सूबेदार का ये जो नीचे वाले एंड हैं इनको दे रखा है। इनसे आपका बना था मिनिमम फिटमेंट टेबल, फॉर्मूला मैंने नीचे दे रखा है दोनों का। और जो नोशनल मैक्सिमम बनाया गया था, वेटेज दे करके बनाया गया था, वो बना था इसके अपर एंड से। सिपाही का बना 4,650 से, नायक का बना 4,975 से, हवलदार का इससे बना, और नायब सुधार का मैंने दे रखा 8,290, और ये बना करके मैंने बनाया नायब सुधार का, ये आ गया 13,020। ये 33 साल की सर्विस थी। 33 साल की सर्विस यानी 11,520, और इसको 11,500 जितना ही बनता है वो निकाल करके जब निकाला तो इसमें से उसको जो रैंक वेटेज था 5 साल वो जोड़ दिया, और जितनी पेंशन बनती 33 साल की निकाली गई। इसमें नोशनल मैक्सिमम जो पहले वाले प्री 2006 के पेंशनर्स थे उसको 33 साल से निकाला गया, लेकिन इन्होंने मिनिमम फिटमेंट टेबल को 33 कर दिया। लेकिन जब इसको डीलिंकिंग को ख़त्म कर दिया, 33 साल को ख़त्म कर दिया गया था, जो डीलिंकिंग किया गया था, तो एकदम जो सिफारिश थी 6ठे वेतन आयोग की, मिनिमम फिटमेंट टेबल का 50% मिलेगा, वो आपको मिल गया। और क्योंकि ये बाद में मिला था, अब यहाँ बड़ी ही उल्टी सीधी कहानी आती है। यदि ये 502 सर्कुलर को देखोगे 2013 में आया था, तो 2013 में फैमिलीज के लिए इन्होंने ये क्या नाम है मिनिमम फिटमेंट टेबल का 50% लागू कर दिया था, लेकिन पेंशनर को नहीं किया। यानी पेंशनर की पेंशन कम थी और क्या नाम है फैमिली पेंशन एनहांस रेट ज़्यादा थी।
ये बाद में जाकर के जब 568 2016 में आया था, जब हमारी पेंशन उनके बराबर हुई। अदरवाइज हमारी जो पेंशन होती है एनहांस रेट, हमारी पेंशन के बराबर फैमिली पेंशनर की होती है, फैमिली पेंशन के बराबर हमारी पेंशन नहीं होती है। ये बड़ा खेल खेला गया था। एक प्रकार से ये ऐसा काम था कि आप पूछो मत। अच्छा, अब हम आते हैं किसमें, एक्स ग्रुप डिप्लोमा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब छठवें वेतन आयोग में पहली बार एक्स पे आई तो उसका कैलकुलेशन के कई तरीके थे, और उसके बाद में इसी एक्स पे को, और ये एक्स पे पहले निकाली 1400 रुपये, यानी जो 4200 में से 2800 निकालने के बाद ये कोई कैलकुलेशन था। अब यहाँ लंबा हो जाएगा इसलिए बता नहीं रहा हूँ आपको, इसके लिए अलग से कभी बताऊंगा मैं आपको। तो इनको बाद में क्वालिफिकेशन बेस्ड एक्स पे कर दिया गया। इनने कहा कि जिन लोगों के पास, एयरफोर्स आर्मी में तो होते ही डिप्लोमाधारी हैं, लेकिन आर्मी में कोई 10th पास है, कोई 11th है, कोई 12th है। अब प्रॉब्लम ये आ गई इनको एक जैसे कैसे किया जाए, तो इन्होंने एक वर्ड डाल दिया इक्विवेलेंट, क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अप्रूव्ड बाय AICTE, ये डाल दिया। और ये डालकर जिसके पास क्वालिफिकेशन होगी वो 62 से होगा, जिसके पास नहीं होगी 36 से होगा। अब क्योंकि इससे भी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, डिप्लोमा से भी ज़्यादा, जैसे आर्मी एजुकेशन कोर में है, एयरफोर्स की कोर पढ़े वो है, क्या नाम, इंस्ट्रक्टर है, उनको नहीं मिला था, उनको बाद में मिला, क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन से ज़्यादा थी। तो ज़्यादा की वजह से उनको मिल गई। अदरवाइज जो सातवें वेतन आयोग ने जो डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन दी थी, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इक्विवेलेंट वर्ड यदि डला होता तो मुझे नहीं लगता कि डिप्लोमा से ज़्यादा जिनकी क्वालिफिकेशन उनको भी 6200 मिलता। इक्विवेलेंट वर्ड डलने से ये सबके लिए बराबर हो गई थी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो रैंक वेटेज है ये केवल 430 और 501 सर्कुलर में लागू होता है, और डीलिंकिंग 33 और 568 सर्कुलर में लागू होता है, और ये मिनिमम फिटमेंट टेबल का है, और रैंक वेटेज आपका नोशनल मैक्सिमम का है, और 430 सर्कुलर 501 आपके नोशनल मैक्सिमम पर बने हुए हैं। अब हम यदि OROP 2 में नोशनल मैक्सिमम मांगते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो मिनिमम और मैक्सिमम का जो एवरेज है वो ज़्यादा है 555 सर्कुलर में 430 और 501 से, और उसको मांगते हैं तो हमारी पेंशन उससे कम होती है। कई केसेज ऐसे भी हैं जिसकी पेंशन मैक्सिमम है, प्रोटेक्टर्स को कोई भी फायदा नहीं है OROP से, केवल उसकी पेंशन मैक्सिमम है, इसलिए उसका फायदा नीचे वाले को मिल रहा है, ऊपर वाले को मिल ही नहीं रहा है। ये ऐसे केसेज भी हैं। वहाँ हो सकता है नोशनल मैक्सिमम जो नज़दीक पहुँच गया है 33 साल के, उसकी जो पेंशन है वो OROP में से थोड़ा बहुत बड़ी हो, ज़्यादा नहीं बड़ी हो, लेकिन जिनकी 20-21 साल की सर्विस है, जो यहाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, उनकी पेंशन पर काफ़ी असर पड़ा। अब मैं बताना चाहूँगा आपको, छठे वेतन आयोग में एक 15 साल के नए सवार की एक्स ग्रुप की 5260 पेंशन थी, नोशनल मैक्सिमम में 7170 हुई, लेकिन मिनिमम फिटमेंट टेबल में 9170 हुई। यदि ये लागू सही प्रकार से करते, छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मानते, भारत सरकार की सिफारिशों को मानते, तो एक नए सुधार की पेंशन जो 15 साल का था 5260 न होकर के 9170 होती, जो उसे 10 साल के बाद जाकर के मिली। और OROP में नोशनल मैक्सिमम में 7170 थी, OROP में उसकी पेंशन थी 10,480, यानी 3-4 हज़ार का फर्क था। अब आप खुद देख लीजिए कि नोशनल मैक्सिमम ज़्यादा बेनिफिशियल है या जो एवरेज है मिनिमम और मैक्सिमम का वो ज़्यादा है। अब मैंने सारे पहले भी ये मैंने डाला हुआ था, अब भी मैंने ये डाल दिया, तो इसमें बहुत कुछ नहीं है। लास्ट में ये आपका जो नोशनल मैक्सिमम दे रखा है ये आपका रैंक वेटेज वाला है, और ये आपका 430 और 501 सर्कुलर से संबंधित है ये वाला, और लास्ट वाला जो MFT है ये आपका डीलिंकिंग 33 ईयर्स है, और ये 568 सर्कुलर से आधारा में लिख देता हूँ, ये 568 सर्कुलर का है जितना भी ये है। और एक्स ग्रुप डिप्लोमा, समझे, एक्स ग्रुप डिप्लोमा सातवें वेतन आयोग में इसको जो एक्स पे को 2 भागों में बांट दिया गया था, क्वालिफिकेशन बेस्ड कर दिया गया था। जिसके पास एक डिप्लोमा है इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन उसको 6200 मिलेगा, जिसके पास नहीं है 3600 मिलेगा, और ये खत्म कर दिया गया था। लंबा चौड़ा इसका केस भी कोर्ट में हो गया। अब मैं इसको भी यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।